heart attack or something entirely different? The first step to good EKG interpretation is to understand the waves. Let's get started. Here we are next to the electrical activity of the heart. Let's pair this with our EKG tracing. The EKG tracing starts about 40 milliseconds after the SA node fires. This begins with the P wave. The P wave represents atrial contraction. Next, you get ventricular depolarization through the QRS. The QRS represents the electrical activity running first through the AV node, then through the interventricular septum, and finally for ventricles. This is quickly followed by the ST segment. The ST segment represents the end of ventricular contraction and the beginning of depolarization. And the whole thing ends with the T wave, which is the electrical reset of the heart and its preparation for the next cardiac cycle. Whoa, that was fast. Let's take a closer look at हाँ दे दिया। देखिए आगे सुनिए। All right, here we have a 12-lead EKG. First, we look at our P waves. Well, normal P waves should be upright in leads 1, 2, and upside down or inverted in lead AVR. देखिए टेबल बनाइए। टेबल बन हाँ नहीं उस टेबल को नहीं, नेक्स्ट टेबल बनाइए, टेबल 2। टेबल 2 बनाइए। टेबल 2 में लिखिए फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में वेव ऑब्लिक सेगमेंट। जो आपने फर्स्ट वाली टेबल बनाई थी उसमें भी वेव्स ऑब्लिक सेगमेंट कर लीजिएगा। सीरियल नंबर, दूसरे में वेव्स ऑब्लिक सेगमेंट, थर्ड position in graphic representation. Position in graphic representation. Position in graphic representation. Position in graphic representation. Let's take a closer look at lead 2, down or inverted. All right, here we have a 12-lead EKG. First, we look at our P waves. Well, normal P waves should be upright. ये फर्स्ट लीड की रिकॉर्डिंग है, ये सेकंड लीड की रिकॉर्डिंग है, ये थर्ड लीड की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद ये AVR जो ऑगमेंटेड लीड है, AVF, AVR, AVL, AVF, ठीक है, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे ये V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, यहाँ पे V5, यहाँ पे V6, ये रिकॉर्डिंग है। थोड़ा सा पीछे जाके एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से। All right, here we have a 12-lead EKG. देखिए ये स्टैंडर्ड लीड 1 की रिकॉर्डिंग है, जो मैंने उस दिन लीड के प्लेसमेंट आपको दिखाए थे, बताए थे कि कहाँ पे किया जाता है। तो जो फर्स्ट लीड है वो ये रिकॉर्ड कर रही है, जो सेकंड लीड है वो ये रिकॉर्ड कर रही है, जो थर्ड लीड है वो ये रिकॉर्ड कर रही है। ये AVR है, ये AVL है, ये AVF है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 की रिकॉर्डिंग है, ये V4 की रिकॉर्डिंग है, ये 5 की रिकॉर्डिंग है, ये V6 की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ तक कि इसी चीज़ से हमें मतलब है, हम अभी 10 की बात नहीं करते। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि जब हम 10 लीड लगाते हैं तो 10 लीड लगाकर हम 12 लीड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। 10 इलेक्ट्रोड लगा के हम 12 लीड की रिकॉर्डिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Look at our P waves. Well, normal P waves should be upright in leads 1, 2, and upside down or inverted in lead AVR. यहाँ पे बात ये है कि फर्स्ट लीड की रिकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए आपको P वेव जो है ये पॉजिटिव दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? मतलब ऊपर की तरफ है। मैंने कहा था ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है जिसके ऊपर ECG बनता है। तो जो वेव्स आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर बनती हैं उनको पॉजिटिव वेव कहते हैं। तो
अपराइट और पॉजिटिव। अब जो आप पहली वाली टेबल है उसमें लिखिए, जो टेबल का सीरियल नंबर है उसमें 1 लिखिए। म्यूट कर लीजिए माइक को। हाँ, तो जो फर्स्ट जो सीरियल नंबर 1 लिखिए, फिर उसके बाद दूसरे में वेव्स की जगह पी वेव लिखिए, फिर जो यहाँ पे आ रहा है कि पोजीशन ऑफ वेव इन ग्राफिक प्रेजेंटेशन उस वाले कॉलम में लिखिए, इन फर्स्ट लीड पी वेव पॉजिटिव, इन सेकेंड लीड पी वेव पॉजिटिव, इन AVR पी वेव इन्वर्टेड और नेगेटिव। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, ये फर्स्ट जो लीड है, फर्स्ट लीड पी वेव, पूरा सेंटेंस बस लिखिएगा, बस फर्स्ट लीड लिखिए, उसके आगे डैश लगा के लिखिए, सेकेंड लीड डैश लगा के लिखिए। फर्स्ट लीड पी वेव पॉजिटिव, सेकेंड लीड पी वेव पॉजिटिव, AVR पी वेव नेगेटिव। ये देखिए इन्वर्टेड, नेगेटिव और इन्वर्टेड, नेगेटिव आर और इन्वर्टेड, नेगेटिव और इन्वर्टेड। सर सेकेंड लीड पी पॉजिटिव है। आप अपना नाम बताइए। सर फरहान यजदानी। हाँ फरहान। तो ये जो फर्स्ट में फर्स्ट स्टैंडर्ड लीड है इसमें पी वेव पॉजिटिव है, जो सेकंड स्टैंडर्ड लीड है इसमें पी वेव पॉजिटिव है। देखिए फोटो आपको सामने दिख रहा है, पी वेव पॉजिटिव है, और जो AVR है उसमें पी वेव नेगेटिव है। देखिए उल्टी बनी हुई ना, इस नेगेटिव वेव को इन्वर्टेड कहते हैं, इन्वर्टेड। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। Let's take a closer look at lead. हाँ बोलिए। AVR क्या है? ये ऑगमेंटेड लीड होता है। ऑगमेंटेड लीड आपने वो बनाया था एंथोविन ट्रायंगल, बनाया था ना, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग को अगर तीनों को हम मिलाएं तो ऑगमेंटेड, और जो एंथोविन ट्रायंगल बनता है जिसका जो सेंट्रालिस होता है, जो सेंटर होता है, उसको हम रेफरल लीड मान के और एक एक को कनेक्ट कर देते हैं इस फॉर्म में तीनों लीड को कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले जो 3 स्टैंडर्ड लीड बनती हैं उसके साथ फिर ये 3 ऑगमेंटेड लीड बनती हैं। ऑगमेंटेड, ए फॉर ऑगमेंटेड यूनिपोलर। ए जो होता है ऑगमेंटेड के लिए है, बी किसके लिए है, वोल्टेज के लिए है, हाँ, और आर जो है वो राइट आर्म के लिए है। AVR, AVL, AVL जो है, हाँ, AVL और AVF। लेफ्ट जो है लेफ्ट आर्म के लिए होता है और F जो होता है वो लेफ्ट फुट के लिए होता है। ऑगमेंटेड राइट आर्म, ऑगमेंटेड लेफ्ट आर्म, ऑगमेंटेड लेफ्ट फुट। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 ऑगमेंटेड लीड होती हैं, जो जैसे कि आप अभी आफरीन ने आपको बताया था ये किस तरह की लीड होती हैं, यूनिपोलर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अभी P से नीचे मत जाइएगा। Great lead to look at P-wave morphology. Here we have. अब हाँ, अभी जो आप टेबल बना रहे थे ना प्रेजेंटेशन में, या पोजीशन ऑफ पी वेव इन ग्राफिक प्रेजेंटेशन, उसी के साथ एक कॉलम और बना लीजिए जिसमें लिख लीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ वेव्स। बात समझ में आ रही है? सर एक कॉलम बढ़ाना है। हाँ, एक कॉलम बढ़ा लीजिए, उसमें हेडिंग डाल लीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ वेव्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि देखने में कैसी है, देखने में किस तरह की होती है। यस सर। ठीक है, चलिए। QRS complex with the normal P wave. Normal P waves should be smooth, monophasic, and less than 120 milliseconds. देखिए इन्होंने क्या बताया, स्मूथ होती है। इसमें कोई इंडेंटेशन दिख रहा है, मतलब ऐसे दांत जैसे निकले हुए हैं, दिख रहे हैं कुछ ऐसे? नहीं। तो जो नॉर्मल पी वेव होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। Normal P waves should be स्मूथ, ठीक है, नॉर्मल पी वेव स्मूथ,
आगे डैश लगा के लिखिए नॉर्मल बी वेव डैश स्मूथ। दूसरा पॉइंट मोनोफेजिक। मोनोफेजिक का भी हम मतलब बताएंगे। जब हम बाईफेजिक कहीं पे आपको कोई चीज दिखाएंगे ना, तब हम आपको मोनोफेजिक का मतलब बताएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए स्मूथ, दूसरा लिखिए मोनोफेजिक, और तीसरा लेस देन 120 मिली सेकेंड। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो टाइम होता है वो 120 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर ये टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब एबनॉर्मेलिटी है। अगर इसकी स्मूथ होने की क्वालिटी खराब हो गई तो इसका मतलब कहीं डिफेक्ट है। और अगर ये मोनोफेजिक की जगह बाईफेजिक हो गया, मतलब आधी ऊपर पॉजिटिव और आधी नीचे नेगेटिव, तो क्या हो गया? एबनॉर्मेलिटी होगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, पहला पॉइंट क्या हुआ कि पे वेव जो होती है वो स्मूथ होती है। दूसरा ये है कि मोनोफेजिक होती है, मतलब बाईफेजिक नहीं होती कि आधा ऊपर पॉजिटिव आधा नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो मोनोफेजिक मतलब एक ही फेज होता है, बस ये एक ही फेज है, ऐसा नहीं कि आधा फेज ऊपर आधा फेज नीचे, वो होता है बाईफेजिक। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि आधा ये नीचे फिर ये आधा ऊपर, इस तरह की नहीं है, बस सिर्फ एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ये स्मूथ होती है, मोनोफेजिक होती है, और इसका जो ड्यूरेशन है 120 मिली सेकेंड से कम ही होता है। 120 मिली सेकेंड तक ही होगा, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अगर करेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी है। Now, let's look at two abnormal P waves. Remember, देखिए अब यहाँ पे P वेव की एबनॉर्मेलिटी बताई जा रही है। अब आप इस टेबल के लिए पूरा एक पेज छोड़ दीजिए। छोड़ दिया एक पेज? इस पूरी टेबल के लिए एक पेज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ऊपर हेडिंग डालिए पैथोलॉजी ऑफ पी वेव। पैथोलॉजी ऑफ पी वेव या एबनॉर्मेलिटी ऑफ पी वेव, या लिखिए एबनॉर्मल पी वेव। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग एक पूरा पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पे तो हम सारी चीजों के बारे में नॉर्मल बात करेंगे। ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये आपका कार्डियोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पार्ट 2 का प्रैक्टिकल है। तो हम इसलिए इन दोनों के साथ, हाँ सर लागू कर दीजिए। हम इन दोनों चीजों को इसलिए साथ साथ में कर रहे हैं कि आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल एक साथ पता लगता रहे। ठीक है, तो आपने पैथोलॉजी लिख लिया, पैथोलॉजी ऑफ पी वेव। जो पैथोलॉजी ऑफ पी वेव है ये आपका प्रैक्टिकल है कार्डियोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कार्डियोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का फर्स्ट प्रैक्टिकल है ये। तो इस वाले जो पोर्शन है पैथोलॉजी ऑफ पी वेव, इसके आगे एक छोटा सा ऊपर लिख लीजिए कार्डियोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ECG 2 प्रैक्टिकल 1। ECG 2 प्रैक्टिकल 1, ताकि आपको याद रहे कि इस बार का आपका कौन सा प्रैक्टिकल है। ठीक है सर, यहाँ पर लिखना है फिर स्टार्टिंग में जहाँ पर मैं शुरू किया था वहीं पर लिखना है? शुरू में तो मैंने लिखवा ही दिया था कि दोनों प्रैक्टिकल एक साथ ही चलेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल का कौन सा पार्ट ECG पार्ट 2 का है वो आप जब हम पढ़ाएंगे उस पार्ट को तो उसके ऊपर मेंशन करवा देंगे। आगे बात समझ में? ओके सर। ताकि आपको पता लग जाए कि पार्ट 2 वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या पढ़ना है। जिस दिन आपको पार्ट 2 का एग्जाम होगा तो आपको पता तो है कि आपको ये पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिकल हम क्योंकि साथ साथ में दोनों चीजों का चला रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि मतलब दोनों चीजों को नॉर्मल एबनॉर्मल जब आप एक साथ देखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अभी आपने जो फीचर्स देखा था पी वेव का वो ये देखा था कि वो स्मूथ होती है। देखिए अब हम पैथोलॉजी शुरू करते हैं। remember that when we look at P waves, the electrical activity in the atria takes longer to travel through larger atria. So, if we think about a right atrial enlargement, we would expect our P wave to be taller. Conversely, if we think about left atrial enlargement, we would expect our P wave to be longer. ठीक है, ये बात अब मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि पी वेव जो थी वो ऐसे स्मूथ सी थी। ठीक है, अभी ये जो पी वेव है ये ज्यादा ऊंची हो गई है।
ठीक है, 2.5 mm है। वैसे नॉर्मली जो पी वेव होती है उसमें एक या 1.5 एक छोटा स्मॉल बॉक्स होता है या फिर 1.5 स्मॉल बॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉक्स हो गए? 2.5 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? टॉल पी वेव। कैसी पी वेव होगी? टॉल पी वेव, ठीक है। अच्छा, आप इधर आ जाइए, लेफ्ट उसके अभी सिर्फ ये पी वेव के बारे में देखिए। ये पी वेव कैसे हो गई? तो ऊपर से इंडेंटेड हो गई, इंडेंटेड, ठीक है। इंडेंटेड मतलब एक डेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसे स्मूथ होना चाहिए था लेकिन स्मूथ नहीं है, एक डेंट आ गया है, तो ये इंडेंटेड हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। और ये जो ड्यूरेशन है ये 120 मिलीसेकंड हो गई, जबकि आपको क्या बताया गया था कि 120 मिलीसेकंड कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये पी वेव दिख रही है आपको? दिख रही है कि नहीं दिख रही है पी वेव? ओ सॉरी, ये पी वेव दिख रही है? जी सर दिख रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करके देखिए कि ये पी वेव कितनी हो सकती है। ये पी वेव मतलब छोटा सा एक स्मॉल बॉक्स हो सकता है या एक और आधा स्मॉल बॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा? 1.5 mm होगा, ठीक है। और ये जो इसका जो ये ड्यूरेशन है ये कितना होगा? लगभग ये 120 मिलीसेकंड से कम होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं, और हम पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम जाते हैं। देखिए EKG tracing starts about 40 milliseconds after the SA node fires. This begins with a P wave. The P wave represents atrial contraction. Next, you get ventricular depolarization. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? करंट स्टार्ट हुआ था ऐसे नोड से जिसने पहले राइट वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया था, फिर उसके बाद राइट एट्रियल को डिपोलराइज किया था, फिर राइट एट्रियम को डिपोलराइज किया था। दरअसल ये होता है कि वैसे तो दोनों एट्रियम जो होते हैं उनकी डिपोलराइजेशन की वेव को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए पी वेव को, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे होना चाहिए कि ये वाला जो एक जो पीक बन रही है ये राइट वेंट्रिकल को शो करे, दूसरी पीक जो है वो लेफ्ट को शो करे। लेकिन पी वेव होती इसी तरह की है जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह की। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाती है कि पी वेव को इंडेंट होने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो स्मूथ बनती है, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन इतना छोटा होता है कि वो 1 मिलीमीटर के जो स्क्वायर होता है, स्मॉल स्क्वायर होता है, उससे भी कई गुना कम होता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई इंडेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता नॉर्मली। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई सबको? कि मतलब अगर राइट, क्योंकि पहले तो राइट एट्रियम डिपोलराइज होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज होता है। तो वैसे तो अगर बहुत वैसी भी मशीन इन्वेंट होगी, आगे हो सकता है इस तरह की भी मशीन इन्वेंट हो जो आपको दोनों चैम्बर का डिपोलराइजेशन को अलग अलग दिखाई दे। तो फिर इस तरह के अगर इस तरह की चीज होगी तो फिर उसके बाद पी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, P1 और P2। P1 रिप्रेजेंट करेगा राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को और P2 करेगा लेफ्ट एट्रियम। लेकिन ऐसा इस ग्राफ पेपर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये इतना छोटा होता है कि ये अगर आप जो स्मॉल स्क्वायर है उसके भी 2, 3, 4, 5 हिस्से कर लें तो भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग जो हैं वो आपको सिर्फ एक भी स्मूथ
वेव के फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये हो जाता है, बाद में ये होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई, टाइम ड्यूरेशन कम होता है इसलिए पी वेव आपको स्मूथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो राइट एट्रियम है ये हाइपरट्रोफाइड हो जाए, राइट एट्रियम, मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, राइट एट्रियम अगर हाइपरट्रोफाइड हो जाए तो राइट एट्रियम की जो मस्कुलर वॉल है ये कैसी हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. और इसके हाइपरट्रोफाइड होने की वजह क्या हो सकती है? स्टेनोसिस हो जाएगा वॉल, कहाँ पर? पल्मोनरी ये वॉल या नीचे। हाँ, वेरी गुड। पल्मोनरी वॉल में या तो स्टेनोसिस हो जाए या फिर ट्राइकस्पिड में ट्राइकस्पिड में। तो फिर ये हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा। जब हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा इसका मतलब ये दीवार मोटी हो जाएगी। अगर ये दीवार मोटी हो जाएगी तो ये जो डीपोलराइजेशन है इसको फैलने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम तो क्या मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा उसका, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो ये पी वेव जो है इतनी हाइट की न रह के उछल जाएगी ऊपर तक। और क्योंकि लेफ्ट तो नॉर्मल है, लेफ्ट तो पहले भी अपना कुछ शो नहीं कर पाता था, तो जब वो अभी नॉर्मल है और ये हाइपरट्रोफाइड है तब तो क्या होगा? नहीं, अभी वहां पे मत जाइए, ये तो नॉर्मल ही है लेकिन ये हाइपरट्रोफाइड हो गया तो ये तो पहले भी अपना कुछ नहीं शो कर पा रहा था, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, बल्कि ये पूरी पी वेव जो है ऊंची हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अभी हम ये देखिए, अगर राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो जाता है तो पी वेव का जो हाइट है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आई? पी वेव की हाइट जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब मसल ज्यादा होंगी तो ज्यादा करंट शो होगा, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसकी हाइट जो है 1 mm से बढ़कर या 1.5 mm से बढ़कर 2.5 mm हो जाएगी। इस तरह की पी वेव अगर देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि राइट आर्टेरियल इनलार्जमेंट हो रहा है। और राइट आर्टेरियल इनलार्जमेंट की कॉज क्या हो सकता है? या तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकता है। ठीक है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट की हम बात कर रहे हैं। और राइट जो एट्रियल इनलार्जमेंट होता है उसको कहते हैं पी पल्मोनाले, पी पल्मोनाले। ठीक है, पी पल्मोनाले, ये वर्ड याद रखिए। ठीक है, अब हम पी पल्मोनाले, अब हम फिर से एक बार पीछे आते हैं। देखिए, Let's pair this with our EKG. The EKG tracing starts about 40 milliseconds after the SA node fires. This begins with a P wave. The P wave represents atrial contraction. ठीक है, अब देखिए जो राइट एट्रियम है ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा? जो लेफ्ट एट्रियम अभी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात अभी मत करिए, वहाँ पे हम बात, हाँ लेफ्ट एट्रियम जो है, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ अभी लेफ्ट वेंट्रिकल को मत, उसके बारे में कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ एट्रियम पे कंसंट्रेट करिएगा। आपने सही बोला कि जो राइट एट्रियम है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, हाँ हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, तो इसकी वॉल जो है थिक हो जाएगी। ये तो नॉर्मल है लेकिन इसकी वॉल थिक हो गई। ठीक है, तो अब ये है कि ये थोड़ा थोड़ा इसको कंपटीशन देगा। ठीक है, ये इसको कंपटीशन देगा क्योंकि ये तो पहले डोमिनेट रहता था, लेकिन अब ये है कि इसकी वॉल थिक हो जाने की वजह से ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड शो कर सकता है, ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड शो करता है। तो क्या होगा? जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो एक वेव आएगी जो राइट वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को शो करेगी, और फिर दूसरी वेव आएगी जो लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन को शो करेगी। ठीक है, तो फिर क्या हमें देखने को मिलेगा? फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? इंडेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक टेंट जैसा शो होगा। ये वाली जो वेव आ रही है ये आ रही है राइट एट्रियल
डिपोलराइजेशन की, और ये जो हाइपरट्रोफाइड लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट एट्रियम है, उसके डिपोलराइजेशन को शो करेगी। तो जब ये इस तरह से, अब यहाँ से इसका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार वो राइट एट्रियम को शो कर रही है, फिर लेफ्ट एट्रियम को शो कर रही है, तो ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो है ये 120 मिलीसेकंड तक हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिट्राले, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। आप ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, हमें ये समझना है कि ब्लड पहले लेफ्ट राइट एट्रियम में था, और उसके बाद से लेफ्ट एट्रियम में गया, तो मतलब हाइपरट्रोफाइड की वजह से ऐसा हुआ कि इंडेंटेशन आया। ब्लड गया, मतलब जब ब्लड प्रोसीजर हो गया, जब पंप, नहीं। तो ब्लड तो हमेशा करता है ना पंप। नहीं, मतलब अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हम बात करें, अभी ब्लड की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम कोई मैकेनिकल इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम दोनों एट्रियम की बात कर रहे हैं, अभी कोई वेंट्रिकल की बात नहीं हो रही है। अभी ब्लड कहीं से कहीं नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ दोनों एट्रियम में करंट जाने की बात हो रही है, स्प्रेड होने की। मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो जो पैथोलॉजी वाली जगह है उसमें, तो पैथोलॉजी में तो आप जो टेबल में आपने एक कॉलम बढ़ाया था, उसमें एबनॉर्मेलिटी में आप लिख सकते हैं कि राइट, उसमें लिख सकते हैं पीक्ड पी वेव, पीक्ड पी वेव, यस सर। पीक्ड पी वेव। तो कहाँ पे लिखना है? जहाँ पे आपने कॉलम बढ़ाया था ना पैथोलॉजी करके, जो पहली वाली टेबल थी। हाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ वेव, हाँ, मॉर्फोलॉजी वाले, मॉर्फोलॉजी आपने लिख लिया था ना, ठीक है। चलिए वो उधर आप टेबल में मत जाइए, जो आपने यहाँ पे लिखा है, आपने पी वेव पैथोलॉजी ऊपर लिखा है, उसके नीचे लिखिए पहला पॉइंट, पीक्ड पी वेव, पीक्ड पी वेव seen in the case of peaked P wave seen in the case of right atrial enlargement, right atrial enlargement, full stop, which is known as P pulmonale, which is known as P pulmonale. और लिखिए, in this pathology, the height is P wave, the height of P wave, the height of P wave is 2.5 mm. Which shows the increase in amplitude, of P wave due to the hypertrophied right atrial wall, hypertrophied right atrial wall, 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 not wall, wall, WALL. सेकेंड
सेकेंड पॉइंट लिखिए, ब्रॉड पी वेव, ब्रॉड पी वेव और इंटेंडेड पी वेव। ब्रॉड पी वेव और इंटेंडेड पी वेव। This type of P wave, this type of P wave, this type of P wave seen in the Sir, this type of P wave, this type of P wave seen in the left atrial enlargement, left atrial enlargement, left atrial enlargement, which is known as P mitrale, which is known as P mitrale. The total time taken in the formation of P wave, म्यूट कर लीजिए, P wave is 120 millisecond. अब आप इसके नीचे क्वेश्चन लिखिए, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट पी पल्मोनाले एंड पी मिट्राले, डिफरेंशिएट पी पल्मोनाले एंड पी मिट्राले। और इसके नीचे दोनों का डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से फटाफट बना लीजिए। दोनों पी वेव का डायग्राम बनाइए, बनाने के बाद मुझे बता दीजिए बना लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पी पल्मोनाले और पी मिट्राले में डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे। पहले आप पी पल्मोनाले को डिफाइन करेंगे, फिर आप पी मिट्राले को डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो पी वेव में चेंज आया है उसकी मॉर्फोलॉजी में, मतलब उसका जो हाइट है वो बढ़ गई है, उसको लिखेंगे। इधर जो पी की मॉर्फोलॉजी में चेंज आया है कि ड्यूरेशन जो है 120 मिलीसेकंड से बढ़ गया है, एक्सीड कर गया है या 120 मिलीसेकंड है, वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कॉज ऑफ राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। क्या कॉज हो सकता है? ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। जो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है उसमें आप क्या कॉज लिखेंगे? एयोर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, दोनों कॉज लिखेंगे और उसके बाद आप ये डायग्राम इधर बना देंगे, ये डायग्राम इधर बना देंगे। आपका जो पी पल्मोनाले और पी मिट्राले का डिफरेंस है वो पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सर पी पल्मोनाले का एक बार कॉज बता दीजिएगा। पी पल्मोनाले का कॉज है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ओके, आगे चलें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Oh, we're just looking at some P waves. Yeah, looks like you're looking at some right atrial enlargement. Yeah, how'd you know? Well, you know how right atrial enlargement's usually caused by a problem in the lungs? Yeah.
which lead you're looking at. In fact, you don't have to have all three components to make up the QRS complex. The Q is the initial downward deflection. This is followed by an upright R. It always has a positive deflection. That's the thing to remember about the R wave. This is followed by a downward deflection, or the S wave. Now, let's take a look at how differently they can look. Let's pull up another 12-lead EKG. So here you can see that there are a variety of QRS complexes depending where you look. So a lot of people want to know what's the best lead to look at the QRS complex. I like to focus in on the precordial leads in V1 through V6. So let's pull those in and take a little bit closer look. Okay. In V1 and V2, you'll see that you have a very small R wave, that's that upward deflection, and then a large, deep S wave, all downward deflection afterwards. Then you move on to V3 and V4, where the R wave and the S wave are about equivalent. Finally, in V5 and V6, you see that it's mostly just R wave, and sometimes you don't see any Q wave at all. That's okay, it's still the QRS complex. Hey, Katie. It's like a great R wave progression through precordials. देखिए To the heart of the matter, let's talk about ventricular contraction in the QRS complex. The QRS complex can look very differently depending which lead you're looking at. In fact, you don't have to have all three components to make up the QRS complex. देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो QR कॉम्प्लेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप QRS कॉम्प्लेक्स लिखिए, जो पहली वाली टेबल थी, जो फर्स्ट वाली टेबल थी। पहले आपने P वेव लिख लिया, अब आप लिखिए QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स में जो हम यहाँ पे उसकी पोजीशन या उसकी जो भी मॉर्फोलॉजी है वो सब जो बात करेंगे, उसमें आप लिखिए जो QRS कॉम्प्लेक्स। सर टेबल 1 में लिखना है। हाँ, टेबल 1 में लिखना है QRS कॉम्प्लेक्स। टेबल 2 में लिखना है। टेबल 2 है। हाँ, टेबल 2 आपके सामने है ना, जो जहाँ पे मॉर्फोलॉजी आप कर रहे हैं। मैं तो था नहीं है, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ। जो टेबल 2 है जिसमें आपने P वेव के बारे में लिखा था ना कि वो कितनी उसकी हाइट होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, उसी वाली टेबल में। तो उसी वाले टेबल में आप लिखिए QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है, QRS कॉम्प्लेक्स के आगे आप लिखिए QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। represent the ventricle depolarization. QRS complex formed by the Q, R and S waves. सबको मॉर्फोलॉजी में लिखना है जैसा ही हाँ, एक बार और बोल दीजिए। हाँ, QRS complex formed by रिप्रेजेंट the ventricle depolarization। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखना है सर रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, यस सर। QRS complex consists of the formed by Q, R and S waves. Q, R, S waves. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए Q is a negative deflection. Q is
Q is a negative deflection, मतलब Q जो है वो नीचे की तरफ होती है ना, इसलिए नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। R is a positive deflection, R जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। And again S is a negative deflection, S is a negative deflection। बात समझ में आ रही है? QRS कॉम्प्लेक्स की बात समझ में आ गई। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को शो करता है। QRS कॉम्प्लेक्स 3 वेव से मिलकर बनता है QRS। अब इन जो QRS वेव्स हैं इनमें से Q जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, R पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और S नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। The Q is the initial downward deflection. This is followed by an upright R. It always has a positive deflection. That's the thing to remember about the R wave. This is followed by a downward deflection for the S wave. Now, let's take a look at how differently they can look. Let's pull up another 12-lead EKG. So here you can see that there are a variety of QRS complexes dependent. देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमें स्टडी करना है QRS कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वैसे तो यहाँ पे एक जो सेकेंड लीड होती है सबसे अच्छी लीड होती है किसी भी वेव्स को स्टडी करने के लिए। देखिए बहुत अच्छी सी P है, बहुत अच्छा सा Q है, फिर ये R है और फिर यहाँ पे छोटा सा S है, फिर उसके बाद ये T वेव है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर, यस सर। Yes, sir. ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा एक रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल की पिक्चर है। ये देखिए अगर आप इसको इस तरह से सर्किल करते हैं तो इसमें ये P वेव कितनी अच्छी से दिख रही है, फिर ये Q वेव दिख रही है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, फिर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है R वेव, फिर उसके बाद फिर ये छोटा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन है S वेव, उसके बाद फिर ये आता है T वेव। तो ये सेकेंड वेव में बहुत अच्छी तरह से अगर आपको देखना है तो आप QRS कॉम्प्लेक्स P वेव सबको देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है हम अगर QRS को अगर हम चेस्ट लीड में देखें, मतलब V1 में देखें, V2 में देखें, V3 में देखें, V4 में देखें, V5 में देखें, V6 में देखें। ये ऐसा कह रही हैं तो इसके पीछे इनका कोई मकसद है। ये क्यों कह रही हैं कि चेस्ट लीड में हम पढ़ाई करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की? तो देखिए इन्होंने क्या कहा। अब आप पहले टेबल में जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ दे रहे थे? इस टेबल में दे रहे थे? सेकंड वाले, हाँ टेबल 2 में दे रहे थे ना। तो टेबल 2 में, हाँ देखिए आप, हम सारे पॉइंट ऐसे बोलते जा रहे हैं, बाद में आप अपनी टेबल को सही कर लीजिएगा क्योंकि मेरे सामने कोई भी टेबल है नहीं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मैंने P के बारे में वहाँ लिखवाया हो, फिर हमने Q के बारे में इस वाली टेबल में लिखवा दिया हो। अगर वो ऐसा कुछ हो गया तो आप अपना सेलेक्ट करके फिर से अपनी टेबल को फॉर्म कर सकते हैं सही। मतलब कहने का ये है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। मेन हमारा पढ़ने और पढ़ाने का मुद्दा ये है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो जहाँ पे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में आप लिखिए QRS कॉम्प्लेक्स इन V1, V2, V3, V4, V5, V6। जो V1 है उसके बारे में जो बात कही जाएगी वो सिर्फ आप V1 के आगे लिखिएगा। जो बात V2 के बारे में कही जाएगी वो V2 के बारे में लिखिएगा। जो बात V3 के बारे में कही जाएगी उसमें V3 के आगे लिखिएगा। जो V4 के बारे में कही जाएगी वो V4 और V5, V6, उसी तरह से सबके आगे जो बोला जाएगा QRS के बारे में वो आपको लिखना होगा और वो उसी टाइम बना लीजिएगा उसके आगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर जब आप नॉर्मल ECG देख रहे हैं तो उसमें V1 में आपको QRS कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, V2 में आपको QRS कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, V3 में QRS कॉम्प्लेक्स आपको कैसा दिखेगा, V4, V5, V6 में कैसा दिखेगा। मेरी बात समझ में आई? आई ना समझ में?
हाँ, आई ना समझ में? हाँ, तो इसी तरह से लिखिएगा, इसी तरह से मैं बताऊंगा, इसी जो भी मैं बताऊं उसका फौरन फटाक से डायग्राम उसके सामने बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Depending where you look. So, a lot of people want to know what's the best lead to look at the QRS complex. I like to focus in on the precordial leads in V1 through V6. So let's pull those in and take a little bit closer look. देखिए, इन्होंने V1 और V2 को लिया है। V1 और V2 को लिया है तो देखिए क्या बात होती है। Okay. In V1 and V2, you'll see that you have a very small R wave, that's that upward deflection, and then a large, deep S wave, all downward deflection afterwards. देखिए, जो V1 के इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया, जो इन्होंने V1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया, देखिए ये V1 है, ये आती है आपकी P वेव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था Q, आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? यस सर। है? तो V1 में Q वेव नहीं दिख रही है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसमें Q वेव नहीं दिखेगी। Q wave not seen in V1. Q wave is not seen in V1. Q wave is not seen. Very small R wave is seen. Very small R wave is seen. And very deep सर वेरी स्मॉल R wave is seen. Very small R wave is seen. And very deep S wave is seen. तो जो V1 में है, V1 के लिए आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पीक वेव के बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस QRS कॉम्प्लेक्स में Q वेव तो होगी ही नहीं, छोटी सी R वेव होगी और बहुत गहरी S वेव होगी। मेरी बात समझ में आई? यस मेरी बात समझ में आई? इसका जल्दी से डायग्राम बनाइए और S वेव मत दिखाइएगा, इस छोटी वाली जो वेव दिख रही है इसको R वेव नाम दीजिए, और ये जो बड़ी गहरी वेव दिख रही है इसको S वेव नाम दीजिए। यहाँ पे लिखिए वेरी स्मॉल R वेव और वेरी डीप S वेव। बात समझ में आई? ये जो QRS कॉम्प्लेक्स V1, अगर हम पूछें आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉर्मल ECG ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन V1, तो आप क्या बताएंगे? Sir, no Q wave, very small R wave and S wave is very deep. S wave वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप इस तरह से, जैसे इसी तरह से एग्जाम में ECG आपके सामने रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि V1 को देखकर बताइए क्या ये ECG नॉर्मल है। जैसे ही आप बोलेंगे, मतलब V1 में जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्मल है, हम बाकी अभी ECG की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ V1 की बात करेंगे। तो आप ECG पकड़ेंगे और देखेंगे और फौरन देखते ही बताएंगे कि हाँ ये नॉर्मल है। हम पूछेंगे क्यों नॉर्मल है, आप बताएंगे कि इसमें P वेव के बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें S वेव नहीं है, बहुत स्मॉल R वेव है, और क्यों नहीं है? हाँ Q वेव नहीं है और वेरी स्मॉल R वेव है, और जो S wave बहुत deep है। बहुत deep है। S wave है। हाँ, तो ये आप बता देंगे देख के, ठीक है अभी। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद V2 की बात आती है। V2 में क्या होता है, इसमें भी S वेव नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें जो R वेव है वो कंपैरेटिवली लिखिए इन V2 लिखिए। यस सर। लिखिए इन V2 R वेव, ऐसे लिखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ R वेव इज कंपैरेटिवली मोर देन V1। The amplitude of R wave is comparatively more than V1। मतलब V1 में जितना R का एम्पलीट्यूड है उससे V2 में ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है R वेव का। एंड डीप S वेव, ये फीचर्स किसका हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हो गया,
V2 का V2 ठीक है। अब हम V3 और V4 deflection afterwards. Then you move on to V4. अब हम V3 और V4 पे आते हैं। V3 में जो कैरेक्टरिस्टिक है सुनिए क्या बताते हैं। Where the R wave and the S wave are about equivalent. Finally, in V5 and V6, you see that it's mostly. इन्होंने जो V3 की बात कही है उसमें V3 में इन्होंने कहा है कि जो वेव R है और जो वेव S है ये दोनों एम्पलीट्यूड में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जितनी हाइट R वेव की होती है उतनी ही हाइट हाँ उतनी S वेव की होती है। हम Q वेव का जिक्र इसलिए नहीं यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि Q वेव ऐसे नहीं है कि वो एब्सेंट हो, वो होती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि वो दिखाई नहीं देती है, जैसे लगता है वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में ही मर्ज हो गई है। ठीक है, देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको Q वेव नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि Q वेव है नहीं, यहाँ पे है, होगी, बहुत छोटी सी होगी, यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे सारा जो मेन फोकस किया जा रहा है यहाँ पे देखिए ये Q वेव दिखना शुरू होगी, ये वाला दिख रहा है आपको, ये तो कहने का मतलब ये है कि जो V3 है, लिखिए V3, इन V3 the amplitude of R wave and S wave and same, both are same. are almost equal. सर एक बार रिपीट कर दो। In V3, the amplitude of R and S, wave are almost equal. लिखिए in V4 R wave is larger than S wave. R wave is larger than S wave. सर V4 में यस सर। और V5 और V6 को एक साथ लिखिए, V5 and V6. Very small Q wave large R wave, very small Q wave, large R wave, and small Q wave is R present. सर S होगा ना मैम? हाँ, S wave, small S wave are present. ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, आप अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे R वेव का एम्पलीट्यूड कितना कम है कम कि नहीं है? है कम कि नहीं है बताइए? कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? सर V5 V6 में ना सर। अरे यार हम यहाँ V1 से बात कर रहे हैं। तो V1 की बात। हाँ, V1 से हम शुरू कर रहे हैं। हो गया ना, लिखने का काम फिनिश हो गया सबका? यस हाँ, अब आ जाइए। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे R का एम्पलीट्यूड कितना कम है? यस सर। R का एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया, ज्यादा है। R का एम्पलीट्यूड और बढ़ गया, R का एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया, R का एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ गया, और R का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं R वेव प्रोग्रेशन। R वेव प्रोग्रेशन, R वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, लिखिए R वेव प्रोग्रेशन, R वेव प्रोग्रेशन। न्यू हेडिंग डालिए। हाँ, R वेव प्रोग्रेशन,
R wave progression. R wave progression means RVP लिख लीजिए शॉर्ट में. R wave progression. R wave progression means the amplitude of R wave. The amplitude of R wave is gradually Increase. Gradually increases when we move from V1 to V6. आपने देखा? V1 to V6. जैसे जैसे हम प्लीज रिपीट कर दीजिएगा. अच्छा. आवाज अच्छी थी आपकी. ठीक है. In R wave progression, in R wave progression, the amplitude of R wave is gradually increase from V1 to V6. मतलब जैसे जैसे हम V1 से V6 की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे R वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाता है. ऐसा क्यों होता है? आपने प्लेसमेंट देखा था ना, जो V1 था वो कहाँ पे था? V1 था फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल लाइन. फिर V2 कहाँ पे था? राइट एक्सटर्नल फोर्थ इंटरकोस्टल. हाँ, फिर जो फोर्थ था वो कहाँ पे था? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन. और मिड क्लेविकुलर लाइन इन दोनों के बीच में V3 था. फिर उसके बाद फिफ्थ जो था वो फिफ्थ इंटरकोस्टल और फिर उसके बाद जो V6 था मिड एक्सिलरी और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ये बात आपको सबको समझ में आ गई? आपको आपने हार्ट की पोजीशन देखी है. हार्ट अगर इस तरह से लेटा हुआ है, यूं से हार्ट है इस तरह से, तो ये हार्ट के राइट साइड में होगी. फिर ये और मतलब ये बहुत ज्यादा राइट में होगी, फिर ये थोड़ा कम राइट में होगी, फिर ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगी, ये एंटीरियर में आ जाएगी, ये लेफ्ट में आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा लेफ्ट में चली जाएगी. बात समझ में आई? हाँ, मेरी बात समझ में आई कि अगर आप यहाँ पे हार्ट को ऐसे मान लीजिए, ऐसे से हार्ट है, तो ये हार्ट के बहुत ज्यादा राइट साइड में हो गई, फिर ये थोड़ा कम राइट में हो गई, ये बिल्कुल सामने हार्ट के आ गई, ये और भी सामने आ गई, ये थोड़ा लेफ्ट में हो गई, फिर ये थोड़ा और लेफ्ट में, और ये बहुत लेफ्ट में. बात समझ में आ रही है? यस सर. हम ये गाना क्यों गा रहे हैं? हम ये गाना इसलिए गा रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो V1 है वो राइट साइड में है, तो राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? एज कंपेयर टू थोड़ी थिन होती है. लेफ्ट वेंट्रिकल थिन होती है. तो वहां पे उसके डिपोलराइजेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा? कम होगा. और जैसे जैसे हम टुवर्ड लेफ्ट बढ़ते जाएंगे वो एम्पलीट्यूड कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. इसलिए जो आर वेव का प्रोग्रेशन है वो V1 से V6 तक बढ़ता जाता है. मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? समझ में आई बात आपको? अच्छा. हाँ, अब देखिए, अगर हम इसी पिक्चर को उलट दें, मतलब हम V1 में सबसे ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड कर दें, फिर उसके बाद V2 में थोड़ा और कम, फिर V3 में कम, फिर वो V4 में कम,
और V6 और V5 और V6 का थोड़ा ज़्यादा रखें, लेकिन V1 को बहुत बढ़ा दें, V2 को भी बहुत बढ़ा दें, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। अब देखा कितना आसान है, कितना आसान है देखना पैथोलॉजी को। यस सर। आपने चेस्ट लीड देखी, फौरन आपने देखा कि अरे ये तो V1 में आर इतनी हाइट का है, इसका मतलब कि इसका राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का कॉज को रूल आउट करने के लिए आपने क्या टेस्ट बताया कि जाकर इको करवाओ। इको करवाने पे हमें पता लग जाएगा कि ट्राइकस्पिड में स्टेनोसिस है या पल्मोनरी वाल्व में स्टेनोसिस है। देखा कार्डियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं, हमें लगता है कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं उनको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, जैसे आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। बात समझ आ रही? इंशाल्लाह। जब लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज को याद रखना पड़ता है। हम क्योंकि अभी ये चीज पढ़ रहे हैं तो हमें याद है, हम 3 दिन के बाद ये चीज भूल जाएंगे, लेकिन हम बार बार जब इन चीजों को पढ़ते रहेंगे और इन चीजों को रट लेंगे, जैसे बचपने में टेबल रटते थे ना, वैसे ही आज हम ECG रट लेंगे कि V1 में आर सबसे छोटा था, फिर V2 में और बड़ा हुआ, V3 में और बड़ा हुआ, और V3 में तो ऐसा हुआ कि वो और S दोनों बराबर हो गए, और फिर V3 में फिर बड़ा हुआ, और V5 में और V6 में सबसे बड़ा हो गया। तो ये तो एक नॉर्मल है, लेकिन इसी को अगर हम पलट दें तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है। अब आरवे प्रोग्रेशन को लेकर, आरवे प्रोग्रेशन एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को आप उधर चले जाइए, पैथोलॉजी वाले पेज में आ जाइए। ठीक है, पैथोलॉजी वाले पेज में आ गए आप, जहाँ पे हमने पी वेव की पैथोलॉजी लिखी थी। They just are wave, and sometimes you don't see any Q wave at all. That's okay. It's still the QRS complex. Hey, Katie, listen to great R-wave progression here in recordings. How long should a normal QRS complex be? Less than 120 milliseconds, or else I really start to worry that we're देखिए यहाँ पे intervention conduction. नोट Less than 120 milliseconds, or else I really start to worry that we're seeing interventricular conduction delay. That would be like a left. यहाँ पे कुछ आपने नोटिस किया इन्होंने क्या कहा? हाँ, फिर से सुनिएगा। Hey, Katie, listen to great R-wave progression here. How long should a normal QRS complex be? Less than 120 milliseconds, or else I really start to worry that we're seeing interventricular conduction delay. That would be like a left bundle branch or a right bundle branch block. इन्होंने बताया है कि जैसे ये P का इन्होंने बताया था कि लेस देन 20 मिलीसेकंड होता है, तो उसी तरह से इसके बारे में भी बताया इन्होंने कि जो QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन होता है ये भी 120 मिलीसेकंड से 120 मिलीसेकंड हो सकता है या उससे लेस देन होता है। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल आप टाइम लिख रहे थे वो लिख लीजिए वहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स लेस देन 120 मिलीसेकंड। लिख लिया? हाँ, ये टाइम जो है, ये टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि करंट जो है वो जो AV नोड है उससे पूरे वेंट्रिकल में फैलने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक, बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक होते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि जो नर्व्स जो पाथ करंट को AV नोड से पूरे वेंट्रिकल में ला रहे हैं उनमें कहीं पे रुकावट है। अगर उनमें रुकावट होगी तो ये QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकेंड से बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप ये लिख लीजिए उसी के साथ ब्रैकेट में, इफ देखिए, इफ द ड्यूरेशन ऑफ
if the duration of QRS complex exceed Sir, if the duration of QRS complex exceed more than 120 milliseconds, it represents the conduction block from AV conduction conduction block from AV node to ventricle. मेरा आवाज नहीं आ रही, सबको म्यूट करने बोलिए। सब लोग म्यूट हो जाइए। कंडक्शन ब्लॉक फ्रॉम AV node to the ventricle. ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। All right. Talk about how left bundle branch blocks and right bundle branch blocks affect our QRS later. But for now, let's move on to the ST segment and the T wave. Sure, let's talk about how the heart gets ready for its next cardiac cycle. The T wave. Then you said, whoa, that was fast. Okay, so I don't say anymore. For some reason in my head, I was like, what are you supposed to say about the T wave? No, because I took that over so that we were balancing the knowledge. Yeah. I know you don't want to miss something that could affect your patient's care. EKGs can tell you a ton. Okay. Here we can see the electrical activity of the heart. Let's tie this together with our EKG tracing. Let's start with the P wave. Sure. The P wave represents atrial contraction. Next comes the QRS. The QRS represents the electrical activity running through the interventricular septum and then to the ventricles. Next is the ST segment. The ST segment represents the endoventricular contraction and the start of repolarization. And the whole thing ends with the T wave. The T wave is when the ventricle electronically resets before the next beat. Man, that was fast. I think each of these waves has more of a story to tell. You're right. म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी आप लोग 5 to 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद मीटिंग को फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको दिखाया, जो रिवीजन में इन लोगों ने बोला, जो अभी हमने सारा डिस्कस किया था, ठीक है, आपने देखा बहुत जल्दी इन्होंने उस सब चीज़ों को रिपीट किया। तो आपको पी वेव के नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल फीचर समझ में आ गए? आपको पी पल्मोनाले, पी मिट्राले समझ में आ गया? यस सर। आपको QRS कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई? यस सर। आपको QRS प्रोग्रेशन समझ में आ गया? सर आर वेव प्रोग्रेशन आ गया। हाँ, QRS जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आर वेव का प्रोग्रेशन है वो आपको समझ में आ गया? आर वेव के प्रोग्रेशन से आप कैसे हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल को रूल आउट करेंगे, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर से रीज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को। टाइम कितना हो रहा है?
टाइम बताइए सर। 11:42। ठीक है, तो आप लोग 12 बजे रीज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके।